जीएस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, राइट। तो अब तक म्यूट था, तो एक्सट्रीमली सॉरी। जीएस 365 के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, राइट। थोड़ी देर पहले म्यूट चल रहा था, मेरा माइक ऑफ था तो पता नहीं चला। आपने कमेंट किया तब मेरे को पता चला कि हाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, राइट। चलिए, आई होप कि अब मेरी आवाज़ सभी को सही से आ रही होगी। बट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हर रोज़ हम ये बात डिस्कस करते हैं कि बेटा जी बिना जीएस के आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी कि बिना जीएस कवर करे आपका सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल क्या रहेंगी, जीरो, राइट। उसका सिंपल सा लॉजिक और रीजन ये रहने वाला है कि बेटा हमारे पास जब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट, हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा। हमारे पास सब्जेक्ट होता है मैथ्स का रहेगा एक, ठीक है, रीजनिंग होगा, राइट, एक लैंग्वेज का होता है, ठीक है। ये मेन पेपर हमारे पास होते हैं, साथ में एक पोर्शन रहता है जीएस जी के। तो बेटा जी एक चीज आप देखेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज ये सभी पर लगभग अप्रोक्स सभी बच्चे की जो कमांड रहती है वो बराबर रहती है, ठीक है। जो बहुत ही एवरेज बच्चा रहेगा ना, बहुत ही एवरेज बच्चा रहेगा, उससे आपका जो एज रहेगा वो 2 से 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। एंड अगर मैं मान के चलूँ कि आप टॉपर हैं क्लास के, ठीक है, और एक एवरेज बच्चा है, तो इन तीनों सब्जेक्ट में बेटा जी क्वेश्चन इस तरीके पूछे जाते हैं कि एवरेज बच्चा भी क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है। मैथ्स में अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो एडवांस हो जाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो कर जाते हैं, जो टॉपर्स नहीं होते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग का रहता है, यानी कि यहाँ पर आपको एज कम दिखेगा। बट जीएस और जी के एक ऐसा पोर्शन है बेटा जहाँ जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जहाँ से आपको एज मिलता ही मिलता है, राइट, राइट। इसलिए आप हर जगह से कवर भी करते हैं, ठीक, राइट। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, कहीं से भी आपने फाउंडेशन बेस लिया है या कहीं से भी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो आप जीएस जी के भी पढ़ते हैं। बट क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, नहीं किए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपनी तैयारी को कैसे जांचेंगे, किस स्तर की आपकी तैयारी है, क्या लेवल चल रहा है तैयारी का, ठीक है। तो इसी समस्या को सॉल्व करते हुए जीएस 365 हर रोज आपके लिए 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का एक सेशन कंडक्ट कराता है, जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको कराते हैं और समझाते हैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में, राइट। तो आज बेटा हमारा 35 सेशन है, यानी कि 35वां सेशन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जो बेस रहने वाला है एसएससी को, ठीक है जी। हम बेस मानकर चलते हैं बेटा कि इस एग्जाम के बेस पर हम आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये एसएससी को बेस मानते हुए आपके लिए ड्रॉ किया गया है, कंडक्ट किया गया है, ठीक है साहब। तो बिना देरी करते हुए बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया बेटा, आप देखेंगे सर, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बैडमिंटन सिंगल्स, क्या जी, बैडमिंटन सिंगल्स गेम में अगर दोनों खिलाड़ी 29 पॉइंट पर हैं तो किस पॉइंट पर उनमें से एक खिलाड़ी गेम जीत जाएगा। बताओ जी, किस पॉइंट पर एक खिलाड़ी गेम जीत जाएगा अगर दोनों ही प्लेयर क्या है 29वें पॉइंट पर हैं तो, ठीक है। विकल्प आपके सामने मौजूद है जी, 31वें पॉइंट पर मैच ड्रॉ हो जाएगा, या फिर 30वें पॉइंट पर, या फिर आप बोलेंगे 32वें पॉइंट पर। बेटा क्या रहेगा सही जवाब, तो आप बोलेंगे सर सही जवाब हमारा रहेगा 30वें पॉइंट पर। यानी कि बेटा क्या समझ में आया, समझ, सिंपल सी बात थी कि सर विकल्प सी यहाँ पर क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। और समझने की बात सिंपल सी हमारे पास ये है बेटा कि अगर दोनों ही प्लेयर 29 पॉइंट पर हैं तो 30 जो भी प्लेयर बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कर देंगे, वो विजयी हो जाएगा, राइट। क्लियर पॉइंट तक डन। इस नियम को जब हम बोले बेटा, इसे हम गोल्डन पॉइंट का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसे हम गोल्डन पॉइंट का नियम कहते हैं बेटा, गोल्डन पॉइंट का नियम कहते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट होता है उसे गोल्डन पॉइंट कहते हैं और इसे गोल्डन पॉइंट का नियम भी कहा जाता है। क्लियर पॉइंट तक डन, राइट। इसी गेम में आप आगे देखेंगे बेटा कि जब बैडमिंटन का गेम होता है, ठीक है, 21 पॉइंट का होता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट तक। और नियम यह है कि जीतने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का अंतर होना जरूरी है, राइट। यानी कि सिंपल सी बात क्या होगी बेटा जी, आप सिंपल याद रखेंगे कि अगर आपको मैच जीतना है तो दोनों प्लेयर्स में 2 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। बराबर की स्थिति अगर हो जाती है, ठीक है, एक स्थिति हमने पढ़ी थी ड्यूस, क्या बेटा, एक स्थिति हमने आपको पढ़ाई है, एक मैंने आपको बताया सर ड्यूस की सिचुएशन फंस जाती है। ड्यूस की सिचुएशन क्या होती है बेटा कि जब दोनों प्लेयर के स्कोर बराबर रहेंगे, जब दोनों प्लेयर के स्कोर बराबर रहेंगे तो इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को बेटा ड्यूस कहा जाता है। और ऐसी परिस्थिति आने पर प्लेयर को जीत सुनिश्चित करने के लिए बेटा +2 दो पॉइंट आपको ज्यादा ऐड करने होंगे, तब जाकर के आप जीत सुनिश्चित कर पाते हैं, राइट। यानी कि अगर मैं कह दूं कि सर दोनों प्लेयर की 20-20 स्कोर है, ठीक है जी, तो क्या इसने, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अगर ए प्लस 1 कर लेता तो क्या वो जीत जाएगा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं जीतेगा। ए अगर +1 करेगा, यानी कि 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करेगा, तभी वो जीत सुनिश्चित कर पाएगा। क्लियर है तक, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्लियर बेटा, क्लियर है जी। अगर क्लियर है तो चलेंगे हम आगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए क्या ये क्लियर है, बिल्कुल से, चलो ठीक है, गुड।
चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बेटा, आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो जाए उसकी पहली बैठक के लिए तय तारीख से कितने वर्ष तक का होता है। बताओ जी, कितने वर्ष तक का कालखंड होता है जब हम पूछ रहे हैं बेटा लोकसभा के बारे में, राइट। तो जल्दी से बताएंगे सर, विकल्प क्या है जी, 6 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 4 साल। जल्दी से कमेंट कर देंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। बेटा प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो जाए उसकी पहली बैठक के लिए तय तारीख से कितना होता है। विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सही जवाब क्या है। क्या बेटा सही जवाब बोलेंगे 6 साल, 5 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल। तो जल्दी से बताएंगे जवाब। आप बोलेंगे सर 5 साल क्या रहेगा, आप बोलेंगे सर विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, इसलिए बहुत से बच्चों का यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है जी, बिल्कुल पॉइंट था, कोई दिक्कत। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं बेटा कि संविधान की जो हम बात करें लोकसभा की पहली बैठक से, ठीक है, जो काल है, जो 5 साल कहाँ से काउंट करेंगे बेटा, 5 साल कहाँ से गिना जाएगा, तो पहली बैठक से आगे के 5 साल हम काउंट करेंगे। यानी कि कहाँ से प्रावधान है, प्रावधान है बेटा पहली बैठक से, राइट। अगर हम बात करें कौन से अनुच्छेद में मेंशन है बेटा, यह कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, 5 वर्ष का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में मेंशन है, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर यह अनुच्छेद नंबर 83 में मेंशन है बेटा, यह अनुच्छेद नंबर 83 में लिखित है। कहाँ पे लिखित है बेटा, कहाँ पे बोलोगे आप बोलोगे सर यह अनुच्छेद नंबर 83 में लिखा है। और डीप आप कर सकते हैं बेटा, तो आप लिख सकते हैं अनुच्छेद नंबर 83 का सेकंड क्लॉज। ठीक है, राइट है जी, क्लियर पॉइंट तक डन। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि भंग ना हो, यानी कि बहुमत हो सरकार के पास तब का काल है। ठीक है, हालांकि समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, समय से पहले भी भंग की जा सकती है, राइट। मुझे बताइए सर भंग कौन करता है, समय से पहले भंग कौन करेगा, भंग करेगा जी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं बाबूजी बाय द रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। बेटा किसकी सिफारिश पर, तो आप बोलेंगे सर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, समय से पहले, यानी कि 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है, राइट। क्लियर। प्रधानमंत्री का मतलब बेटा यहाँ पर, प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, लोकसभा भंग करने की बात होगी तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट नाम रहेगा प्रधानमंत्री, राइट। क्लियर पर तक। अगर हम बात करें जी लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार हो सकता है क्या, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जो कार्यखंड है, जो कालखंड 5 साल का है, क्या उसे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है बेटा। एक परिस्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू है तो बेटा इसका कालखंड 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बेटा कितना, आप बोलेंगे सर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्लियर पॉइंट तक डन, क्लियर। हालांकि जो आपात समाप्त होने के बाद यह 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि आपातकाल लगा था, राइट, आपने एक्सटेंशन ले लिया, बट आपातकाल खत्म हो गया तो उसके 6 महीने बाद तक ही एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, राइट। क्लियर पॉइंट तक। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है जी, आप बोलेंगे सर वर्तमान में कौन सी लोकसभा है बेटा, कौन सी लोकसभा है, अरे वर्तमान में कौन सी लोकसभा है सर, आप बोलेंगे वर्तमान में 18वीं लोकसभा कार्य कर रही है बेटा। कौन सी लोकसभा कार्य कर रही है, तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में 18वीं लोकसभा काम कर रही है। बेटा कौन सी लोकसभा काम कर रही है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा काम कर रही है। अगर सामान्य परिस्थिति सेम टू सेम चलती रही, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन चलती रही, तो इनका कालखंड कब तक है, तो आप बोल सकते हैं इनका कालखंड 2029 तक है, अगर समय से पहले भंग नहीं होती है तो, राइट। क्लियर। तो जब हम बात करते हैं संसद को लेकर के बेटा जी, तो आप ये बहुत ध्यान से रखेंगे, संसद हम जब बात करें, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राइट। क्लियर पर यहाँ तक। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्पेशली, हम बात करें लोकसभा के बारे में, ठीक है बेटा। तो लोकसभा क्या है बेटा, लोकसभा एक निचला सदन है। लोकसभा क्या है जी, निचला सदन है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे बेटा। लोकसभा क्या है, एक निचला सदन है, निचला सदन है, राइट। और यहाँ पर बेटा जी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है संसद, ठीक है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक है। तो समझ में क्या है बेटा, जब हम बात करते हैं लोकसभा, लोकसभा का मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसी तरीके से जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा बेटा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। किसकी प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। कालखंड की बात करें तो लोकसभा बेटा 5 वर्ष तक होती है। वहीं हम बात करते हैं राज्यसभा को लेकर के, तो आपको पता चलेगा सर कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, अर्थात हमें कह सकते हैं कि राज्यसभा है लगातार चलने वाली एक सतत क्या है, सदन है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो एक बार अपॉइंट हो गया वो हमेशा के लिए अपॉइंट हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों जी नहीं है जी, आप सभी को पता है बेटा, हर 2 साल पर राज्यसभा में हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अर्थात हमें कह सकते हैं मोटा मोटा कि सर जी राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक डन है जी, ठीक है।
नहीं, इस लोकसभा को जब हम कह रहे हैं, लोकसभा को हम लोगों का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। राइट, क्लियर पॉइंट तक? आई होप इट इज क्लियर। है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात की, तो मुझे कोई बच्चा बता देगा कि सर राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है। तो बच्चा बताएगा कि सर राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वह कौन सा है। जल्दी से कमेंट कर दो जी, बताओ सर राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है। तो सर आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 352। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है जी, तो बेटा बहुत अति सुंदर आपने बताया, बिल्कुल सही। 352 यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर पॉइंट है तक? क्लियर पॉइंट जी, डन। चलिए बेटा, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या प्रश्न है जी? प्रश्न देखेंगे, सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या बनता है। ठीक है जी, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा। तो आप बोलेंगे सर क्या बनेगा? बोरियम सल्फेट। क्या बनेगा जी? आप बोलेंगे सर बोरियम सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा। राइट, क्लियर पॉइंट तक? क्लियर है जी, बोरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा BaSO4। ठीक है, और आपको पता है मैं साइंस का एक्सपर्ट नहीं, तो यहाँ पे केमिकल आपको रिएक्शन करके नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि बेटा सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से जो सफेद रंग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा जी? वो बनेगा बोरियम सल्फेट, एंड फॉर्मूला लिखा हुआ है BaSO4। क्लियर है जी? चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है जी, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की है। रवि कीर्ति के बारे में बात करें बेटा, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा की प्रशस्ति की रचना की है। मंगलेश फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, या फिर विक्रमादित्य फोर। जल्दी से कमेंट कर दो जी, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया है हिस्ट्री से बेटा, बेसिक सा प्रश्न है। क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की। मंगलेश फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड, विक्रमादित्य फोर। जल्दी से कमेंट कर देंगे, बता देंगे सर सही जवाब क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ, सही जवाब क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे जिन्होंने बताया, वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो सही जवाब रहेगा हमारा विकल्प डी। लो जी, मोहर लगा दी हमने। सही जवाब क्या रहेगा बेटा? विकल्प क्या है? क्या जी? पुलकेशिन सेकंड। यानी कि आप कह सकते हैं बेटा कि रवि कीर्ति ने चालुक्य वंश के जो राजा हैं पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे, और इनके बारे में इन्होंने क्या किया? प्रशस्ति की रचना की है। राइट, क्लियर पॉइंट तक? डन है जी, क्लियर? ठीक है, इनके बारे में एक चीज लिखेंगे बेटा, इन्होंने एहोल अभिलेख की रचना की। किसे बेटा? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख की भी रचना हमें देखने को मिल जाती है। क्या बेटा? एहोल अभिलेख की रचना भी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है जी, एहोल अभिलेख कहाँ पड़ता है बेटा? तो आप बोलेंगे सर एहोल अभिलेख पड़ता है कर्नाटका में। कहाँ पड़ेगा जी? कर्नाटका में पड़ता है। आप और डीप कर सकते हैं जी, बागलकोट। कहाँ पड़ेगा जी? बागलकोट। ठीक है बेटा, बागलकोट में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा जी? बागलकोट। याद रखेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है जी, डन। ठीक है साहब, अगर हम बात करें पुलकेशिन सेकंड की कोई विशेष उपलब्धियों के बारे में बताइए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना रहेगी बेटा वो रहेगी हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच जो युद्ध हुआ है उसकी हम बात यहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर हर्षवर्धन को पराजित किया था इन्होंने। ठीक है जी, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कन्नौज के राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। क्लियर जी, डन। अगर हम बात करें बेटा, रवि कीर्ति ने जो अभिलेख में खुद की तुलना जो कृषि की है, कि खुद की तुलना खुद ही इन्होंने कर ली है रवि कीर्ति जी ने। किससे की थी? कालिदास और भारवी से की है। ठीक है साहब, क्लियर? अब हम बात करते हैं विकल्पों को लेकर बेटा। जब मंगलेश को जानेंगे, तो मंगलेश कौन है? मंगलेश जी पुलकेशिन सेकंड के चच्चा हैं जी। कौन है जी? कौन है जी? चच्चा। ठीक है साहब, तो आप याद रखेंगे जी, क्या याद रखना बेटा? कि ये पुलकेशिन सेकंड के चच्चा हैं जी, चाचा श्री। ठीक है, डन। अगर बात करें कीर्तिवर्मन कौन थे जी बेटा, कीर्तिवर्मन के बारे में बताएंगे कि सर कीर्तिवर्मन कौन है, तो आप याद रखेंगे बेटा कीर्तिवर्मन चालुक्य वंश के अंतिम शासक है बेटा। चालुक्य वंश के अंतिम शासक हैं ये। ठीक है, कौन है जी? तो आप बोलेंगे सर चालुक्य वंश के अंतिम शासक हैं। राइट, ये आपको याद रखना है बेटा कि कीर्तिवर्मन सेकंड चालुक्य वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है साहब, जिन्हें इन्हें किसने हराया था? राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हराया था। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हराया था। ठीक है साहब, क्लियर पढ़ा था? इस तरीके से आप देखेंगे बेटा कि विक्रमादित्य जो फोर है
यह भी चालुक्य वंश के ही शासक थे। क्लियर बेटा यहाँ तक? है ना जी? तो जो हम बात कर रहे हैं ऐहोल अभिलेख की हम बात करते हैं बेटा, ऐहोल अभिलेख को आप समझेंगे, ऐहोल अभिलेख में चालुक्य वंश के इतिहास की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है साहब? क्लियर बेटा? क्लियर है जी? चलिए, क्लियर तो वेरी गुड। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या है जी? लू किस मौसम की एक खास विशेषता है? लू किस मौसम की एक खास विशेषता है? जो उत्तर भारत में रहते हैं बेटा उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा लू क्या है। ठीक है? जो उत्तर भारत में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले हैं, बिहार वाले हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मध्य प्रदेश वालों को भी चस्का मिल जाता है, राजस्थान वाले हैं, ठीक है। तो जो उत्तर भारत है वहां पर लू वाले लोगों को बहुत पता होगा किस मौसम की विशेषता है जी, गर्मी की, सर्दी की, बसंत की या पतझड़ की? जल्दी से बताएंगे बेटा कमेंट करके सही जवाब क्या है। तो लू कब चलती है? तो आप बोलेंगे सर लू गर्मियों में चलती है, जब थपेड़े पड़ते हैं मुंह पर, ठीक है, तो वही वाला लू की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी? तो लू उत्तर भारत और उत्तर भारत में चलती है और पाकिस्तान क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। ठीक है? तो विस्तार विशेष की बात करेंगे बेटा तो उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे बेटा पाकिस्तान में भी लू का प्रकोप देखने को मिल जाता है। ठीक है साहब? तो दिस इज द थिंग जहां पर आपको पता चलेगा कि लू लू गर्मियों के मौसम में हमें दिखती है। लू होती क्या है बेसिकली? लू बेटा एक गर्म हवा होती है और यह शुष्क होती है। ठीक है? इसमें आर्द्रता नहीं होती है और यह गर्म होती है। क्लियर? गर्म इतनी है कि जी इसका तापमान अगर नापे तो 40 से 50 डिग्री तक इनका तापमान पहुंच जाता है। ठीक है? अगर हम तापमान की बात करें बेटा, इस हवा की तापमान की अगर हम बात करें बेटा, तो अब याद रखें 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक पहुंच जाता है। ठीक है? 40 डिग्री से 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। ठीक है? जब हम बात कर रहे हैं गर्मी, गर्मी का मतलब बेटा कौन सी बात हो रही है? मंथ की बात हो रही है, मई और जून की बात हो रही है। गर्मी का मतलब मई और जून में ही है, हमें दिखाई पड़ता है, हम इसे महसूस कर सकते हैं, दोपहर के समय चलती है। ठीक है साहब? क्लियर पॉइंट यहाँ तक? क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है साहब? देन इससे क्या क्या प्रभाव हम देखने को मिलता है? इस हवा का विशेषता प्रभाव हमें देखने को मिलता है कि यह हवा बहुत ही शुष्क होती है, जिससे शरीर में पानी की कमी का जो खतरा है वो बना रहता है, जिस कारण से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है बेटा? हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है साहब? क्लियर पॉइंट आता? कोई दिक्कत? राइट? अगर हम बात करें उत्पत्ति कहाँ से होती है बेटा, तो इसका मुख्य जो आधार है उत्पन्न होने का, तो ये आपको दिखेगी थार मरुस्थल से उत्पन्न होती हुई दिखेगी, और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है जी? उच्च वायुदाब होता है, अत्यधिक गर्मी के कारण यह हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं, यानी कि यह पश्चिम से पूरब की तरफ चलेंगी, यानी कि थार मरुस्थल से उठकर राजस्थान से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार को कवर करती हुई आगे बढ़ती हैं। उच्च वायुदाब होता है, गर्मी के कारण हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। क्लियर पॉइंट था? डन जी? अब आप पूछे बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव तो आप करते ही हो, ठीक है, तो फिर वही कम निकलना है, हल्के रंग के कपड़े पहनो, सूती कपड़े पहनो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ठीक है साहब? क्लियर पॉइंट यहाँ तक? बसंत और पतझड़ दो यहाँ मौसम दिख रहे हैं आपको, बसंत और पतझड़। तो बसंत और पतझड़ जो मौसम होता है फिर संक्रमण के काल होता, संक्रमण यानी कि जब आपके जो मौसम परिवर्तन होते हैं उसके बीच का काल होता है। ठीक है? जब बीमारियों का मौसम आप बोलते हो, ठीक है, तो इसमें मौसम अक्सर सुहावना होता है। ठीक है? यानी कि दिन में अलग मौसम रहेगा, शाम में अलग हो जाएगा। जैसे कि जब अभी ठंडियां जाएंगी ना तो क्या होगा, दिन में तो बहुत गर्मी पड़ेगी और सुबह शाम क्या होगी, ठंड हो जाएगी। ठीक है? तो ये काम जो ये बीच का समय होगा इसे बोलेंगे संक्रमण मौसम। ठीक है साहब? क्लियर पॉइंट है जी? कोई दिक्कत हो तो बताओ फिर, अदरवाइज हम चल रहे हैं फिर आगे। जल्दी से बताइए बेटा कमेंट करके, कोई भी दिक्कत है तो। नो दिक्कत? क्लियर? चलिए बेटा वेरी गुड। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किशोरों को हर दिन औसत आकार का कितना संतुलित भोजन करना चाहिए? बेटा किशोरों को हर दिन औसत आकार का कितना संतुलित भोजन करना चाहिए? 3, 6, 1 या 2? 3, 6, 1 या 2? जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि किशोरों को हर दिन औसत आकार का कितना संतुलित भोजन करना चाहिए? 3, 6, 1 या 2? ठीक है? तो बेटा जी आप बोलेंगे सर कितना करना चाहिए, आप बोलेंगे सर 3 करना चाहिए। ठीक है जी? 3 भोजन करने चाहिए, राइट? 3 संतुलित भोजन करने चाहिए, यानी कि क्या करना चाहिए, सुबह का नाश्ता करना चाहिए, दोपहर का खाना खाना है और रात का भोजन करना है। ठीक है जी? क्लियर? यानी कि 3 टाइम का भोजन आपको जरूर करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है? बात हो रही है किशोरों की बात हो रही है, यानी कि किस एज ग्रुप की बात हो रही है बेटा, किस एज ग्रुप की बात हो रही है? तो एज ग्रुप की बात हो रही है जी 13 से 19 की हम बात कर रहे हैं। इस एज ग्रुप को बेटा किशोर बोला जाता है। ठीक है? राइट? इस एज ग्रुप के लोगों को किशोर बोला जाता है, राइट? और आपको सलाह दी जाती है इस एज ग्रुप को कि सर आपको 3 खाने जरूर खाने चाहिए, यानी कि सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर में भोजन करना चाहिए और रात को भी खाना खाना जरूर चाहिए। ठीक है साहब? लेकिन आज की जनरेशन क्या कर रही है जी, हम तो खाएंगे पिज्जा, हम तो खाएंगे बर्गर,
है जी। अब मोमोज का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बिरयानी कल्चर तो तगड़ा चल रहा है लड़कों के लिए, बस बिरयानी कुछ नहीं, बिरयानी में कुछ नहीं होता है ना। तो हम उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, हम हेल्दी डाइट की तरफ जा ही नहीं रहे, जिस कारण से अलग अलग बीमारियां आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। भाई जब शरीर में इम्यूनिटी नहीं रहेगी, शरीर की जो अंदर की क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारी से लड़ने की शरीर की क्षमता है, वो खत्म ही कर रखी है, तो बीमार तो आप होगे नहीं, होगे बिल्कुल सिंपल सी बात है, होना ही है, ठीक है। क्लियर जी पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत? राइट, कोई दिक्कत है बताओ फिर, अदरवाइज फिर हम चल रहे हैं आगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखेंगे बेटा, एक चीज और याद रख सकते हैं, यहाँ खाने को लेकर आया तो पानी की आप लिखेंगे 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना चाहिए कम से कम, 8 से 10 गिलास पानी, ठीक है। 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना चाहिए, ठीक है। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल ह्यूमन, बिल्कुल, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह है, मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की सलाह की बात आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जब हम खाने की बात करें, हमने बात की नाश्ता की, हमने बात की दोपहर के भोजन की, हमने बात की रात के भोजन की, ठीक है। तो हर खाने का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर हम नाश्ता की बात करें तो नाश्ता क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, क्योंकि रात भर आप क्या खाली पेट रहते हैं, खाना खा के सो गए, ठीक है। जो हमारा दिमाग है उसको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वह आप स्कूल में जाकर एकाग्रता से काम कर सकें, कोई भी आप अपना ऑफिस जाके काम कर सकें, उसको प्रमोट करता है, ठीक है। इनको एक्टिव करता है दिमाग को। और सुबह से ठूस लिया भड़तल खाना, तो क्या होगा, वो ठस्त हो जाएगा ना, फिर मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। जब आप थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, तो उसे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फिर आप काम करते हैं, फिर आप थकते हैं, ठीक है। फिर आपको जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, एनर्जी की, राइट, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है, फिर आपको चाहिए मील, देन आपको चाहिए दोपहर का खाना, ठीक है। तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है, राइट, क्लियर। फिर आप फिर दोबारा से काम करते हैं, शरीर थक जाता है पूरे दिन काम करके, तो शरीर को, बॉडी को रिलैक्स चाहिए, रिलैक्स करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। पर एक चीज और याद रखेंगे, शाम का खाना हल्का खाना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छी नींद आए, क्लियर है जी। अगर हम बात करें, अगर हम कैलोरीज में बात करें, चलो थोड़ा पढ़े लिखे लोगों की बात कर लेते हैं, कैलोरीज की अगर हम बात करते हैं, कैलोरीज, ठीक है, कितने कैलोरी का खाना खाना, कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो लड़के के लिए बेटा 2500 से 3000 कैलोरी होनी चाहिए, लड़के के खाने में 2500 से 3000 कैलोरी होनी चाहिए। वहीं गर्ल्स की बात करें बेटा, गर्ल्स की हम बात करें, बॉयज हो गया, गर्ल्स की बात करें बेटा, तो गर्ल्स की अगर जब बात करते हैं, तो आप देखेंगे सर 2000 से लेकर के 2400 कैलोरी का खाना एटलीस्ट होना चाहिए, ये गर्ल्स के लिए है, ठीक है, क्लियर। और ये भी हमारे ऑर्थोडॉक्स के द्वारा बनाया हुआ भाई, उनको लगता है कि लड़कियां काम नहीं करती हैं, फिजिकल वर्क कम करती है, इसलिए ये उनके लिए कम कैलोरी से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आजकल लड़कियां भैया कहीं पीछे नहीं है, लड़की लड़के को पेल रही हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है जी, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी, बताओ जी, भारत में साक्षरता दर क्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार? जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। बहुत ही सही, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, है ना। कई बार कर चुके हैं इसे कवर, हम इसे कई बार कवर कर चुके हैं। 74.04% यहाँ पर क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल डन, ठीक है साहब, क्लियर। इसी में आप लिख सकते हैं बेटा, जब हम साक्षरता दर की बात कर रहे हैं, तो हम मेल और फीमेल की बात भी यही कर सकते हैं, क्या जी, मेल और फीमेल की बात कर सकते हैं। तो मेल की हम बात करें बेटा, तो 82.14% आपको दिख जाता है मेल में, राइट। वहीं अगर महिलाओं की अगर बात करें बेटा, तो महिलाओं को आप लिखेंगे सर 65.46% होता है महिलाओं में साक्षरता दर की हमने बात की, क्लियर जी पॉइंट था, ठीक है साहब। अगर हम फैक्ट की बात करें, अगर हम स्टेट वाइज बात करें, तो सबसे अधिक साक्षरता, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम साक्षरता राज्य कौन सा बेटा, सर आप बोलेंगे केरला, कौन है जी, केरला है। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं बेटा जी, मिनिमम कौन है, मिनिमम सर आप बोलेंगे बिहार, क्या बोलेंगे जी, बिहार, ठीक है साहब, क्लियर, ये हम कर चुके हैं, राइट, क्लियर है जी पॉइंट यहाँ तक। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम यूटी, मैक्सिमम अगर साक्षरता दर में यूटी को हम पकड़ के लाएं, तो सर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर लक्षद्वीप, क्या बोलेंगे जी, लक्षद्वीप यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, डन है जी, कोई दिक्कत, क्लियर बेटा, आई होप इट इज क्लियर नाउ। हम कई बार कर चुके हैं चीजों को लेकर, ठीक है, कई बार कर चुके हैं, ठीक है। एक चीज, एक लास्ट फैक्ट आपको याद रखना है, शायद मैंने पीछे एक बार ही कराया है, ठीक है, आप एक दोबारा से लिखेंगे, पुरुष और महिलाओं के बीच, पुरुष और पुरुष और महिलाओं के बीच, महिलाओं के बीच पुरुष और महिलाओं के बीच जो अंतर है बेटा, साक्षरता दर में अंतर है 16% का, लगभग 16% का अंतर हमें देखने को मिल जाता है, 16.68 है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है साहब, क्लियर है जी, डन, कोई दिक्कत, ठीक है।
तो मैं हमेशा कहता हूँ बेटा टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। टॉप 3 की बात करते हैं तो बेटा जी केरल हो गया, केरल के बाद क्या होगा जी, केरल के बाद क्या आएगा जी, आप बोल सकते लक्षद्वीप आएगा, ठीक है, फिर कौन सा आएगा जी, फिर मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द टॉप 3। इस तरीके से हम बात करेंगे, लोएस्ट की बात करते हैं। लोएस्ट की अगर बात करेंगे तो सबसे नीचे कौन है जी, बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर कौन आएगा जी, फिर राजस्थान है, ठीक है। तो दीज आर द टॉप 3, ठीक है, क्लियर। चलिए क्लियर बेटा, कमेंट करते रहेंगे क्लियर है तो। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे बेटा, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाया जाने वाला बुद्ध पूर्णिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से मनाया जाता है, ठीक है जी, सागा दावा के नाम से मनाया जाता है गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। तो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है ये, तो आप बोलेंगे सर कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो आप बोलेंगे सर सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर जी, सिक्किम में सेलिब्रेशन इसका होता है, राइट। क्लियर पॉइंट तक, कोई दिक्कत, ठीक है साहब। जब हम बात करें इस त्योहार को लेकर के बेटा, इस त्योहार को आप याद रखेंगे कि यह त्योहार भगवान बुद्ध के जन्म का ही नहीं बल्कि उनके ज्ञान प्राप्त करने का और परिनिर्वाण तीनों ही घटनाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, ठीक है जी। तो याद रखेंगे यह जो त्योहार है यह जन्म को लेकर के, ज्ञान प्राप्ति की घटना और परिनिर्वाण तीनों ही घटनाओं के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है जी। चलिए आगे देखेंगे आप, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR हम बात करें बेटा, CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताइए जल्दी से बेटा। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। विकल्प है जी नवजीत कौर बराड़, अपेक्षा फर्नांडिस, नल्ला थम्बी कैले सेल्वी, सावित्री जिंदल। जल्दी से बताएंगे बेटा कमेंट करके सर सही जवाब क्या है। क्या है जी सही जवाब, किसे अपॉइंट किया गया, तो सर आप बोलेंगे नल्ला थम्बी कैले सेल्वी, ठीक है जी, इन्हें अपॉइंट किया गया था, राइट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि यह पहली महिला थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल रहा है बेटा कि यह पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुई थी और अगस्त 2022 में इन्हें अपॉइंट किया गया था, ठीक है जी। तो हमें क्या समझ में आया बेटा कि अगस्त 2022 में CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट हुई थी नल्ला थम्बी कैले सेल्वी, ठीक है साहब। क्लियर जी पॉइंट तक। चलिए डन, आगे आएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में माइक्रो फाइनेंस को रेगुलेट करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है जी। बात हो रही बेटा MFI की, बात हो रही है MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की वैसी संस्थान जो कम आय वाले लोगों को फाइनेंस करती हैं या पैसे प्रोवाइड करती हैं, भी लोन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि वैसी कंपनियां, वैसी छोटी कंपनी, नाम से पता चल रहा है ना, माइक्रो में होता है छोटा, ठीक है। तो वैसी छोटी कंपनियां जो कम आय वाले लोगों को क्या करती हैं, फाइनेंस करती हैं, ठीक है। उन्हें कौन रेगुलेट करता है, यानी कि उनके लिए जो गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, कौन सी संस्थान है जो गाइडलाइंस बनाती है। विकल्प आपके सामने क्या है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बोल रहे हैं, ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं जी, SBI हो गया, राइट। फिर क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हो गया। नेक्स्ट क्या जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है साहब, राइट। रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBOI, राइट। तो ऐसी कौन सी संस्थान है जो रेगुलेट करती है, ठीक है जी। तो अब एक चीज आप देख रहे होंगे बेटा जी, सिंपल लॉजिक से काम करेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी आप ये प्रश्न को सही कर सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है, मुझे बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये रेगुलेटरी बॉडी है, तो खुद ही बैंक है भाई, ये तो खुद में ही क्या है, एक बैंक है। जो खुद में ही बैंक है तो रेगुलेट कैसे करेगा, रेगुलेटरी नहीं कर सकता है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये खुद ही बैंक है, ये भी रेगुलेट नहीं कर सकता, इसे भी अथॉरिटी नहीं है। रूरल बैंक ऑफ इंडिया ये भी एक बैंक है, इसे भी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकों को रेगुलेट करती है, राइट, ठीक है साहब। क्लियर पॉइंट तक, डन है जी, ठीक। तो अब क्या समझ में आया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI भारत का एक क्या है, सेंट्रल बैंक है, और वह माइक्रो फाइनेंस के लिए, माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उनके लिए गाइडलाइंस जारी करता है, राइट, उन्हें रजिस्टर्ड करता है। क्लियर पॉइंट तक। जो भी NBFCs हैं, NBFC भी यहीं आती है बेटा, NBFC को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, उनके लिए निर्देश तय करता है, मानक तय करता है कि कौन कौन से नियम को आपको फॉलो करना है, ठीक है। जरूरी कामकाज जो है उनको भी देखेंगे कि कौन कौन से काम इन्हें करने हैं, राइट, यानी कि पूरा एक खाका तैयार होता है, पूरी गाइडलाइंस जारी जो की जाती है वो RBI के द्वारा जारी की जाती है। क्लियर पॉइंट तक। उद्देश्य क्या है इससे ऐसा गाइडलाइन जारी करने का जी,
क्यों हमें एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है? तो सिंपल सी बातें याद रखेंगे, ताकि इन नियमों का उद्देश्य क्या है कि जो उधारकर्ता हैं उनके हितों को रक्षा करना, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इस उद्देश्य के साथ ही यह गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी की हमेशा जरूरत पड़ती है। राइट, क्लियर है जी? चलिए, आई होप इट इज क्लियर। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है जी? 1950 में अपनाए गए मूल संविधान का कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है जी, कौन सा ऐसा चीज है जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो मैं 1000 बार ये प्रश्न आपको बता चुका हूँ, 1000 बार ये प्रश्न हम कर चुके हैं बेटा, कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था जी? मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं थे बेटा, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का पार्ट नहीं थे। आपको बताया जा चुका, 1000 बार मैं बता चुका हूँ इस चीज को लेकर, कि मूल संविधान बेटा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। एक कमेटी गठित की गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी जी? स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था 1976 में, इसका गठन हुआ था बेटा, और इन्होंने सजेशन दिया था कि सर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। बट ट्विस्ट की बात यह थी बेटा जी, समझने की बात यह थी कि इन्होंने केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की थी, जबकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कितने जोड़े गए थे बेटा जी? कितने जोड़े गए थे? तो आप बोलेंगे सर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में बेटा जी, तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और जो 11वां जोड़ा गया बेटा वो कौन सा है? 88वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो शिक्षा के अधिकार, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है साहब, क्लियर? अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों को लेकर, हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें बेटा जी, तो ये कहाँ मिलता है? भारत के संविधान के भाग 4A में यह एग्जिस्ट करता है, और इससे जुड़ा हुआ जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? आप बोलें सर 51A है। 51A के ही सब क्लॉज हैं, 11 अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे, 51A के ही वह सभी पार्ट हैं। क्लियर? अगर हम बात करें बेटा जी कि इसकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके है ये, तो बेटा ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि नॉन जस्टिसाइबल है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि इनके वायलेशन होने पर आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा करके ये नहीं कह सकते हैं कि सर मौलिक कर्तव्यों का पालना नहीं हो रही है, आप इन्हें लागू करा दीजिए। सिंपल सी बात है जी, क्लियर पॉइंट है तक? है ना जी, कोई दिक्कत? ठीक है साहब, अगर हम बात करें आपातकालीन संबंधी प्रावधान भी भारत के संविधान में है, राज्य के निर्देशक तत्व भी क्या पहले से थे, मौलिक अधिकार भी पहले से दिए हुए थे। क्लियर पॉइंट है तक? है ना जी, बताओ कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज हम चल रहे हैं फिर आगे। उससे पहले मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है, आपातकाल से संबंधित जो भी प्रावधान है भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कौन से भाग में है? ठीक है, तो बेटा जी आपको पता है कौन से भाग में है, तो आप बोलेंगे सर भाग 18। क्या बोलेंगे जी? आप बोलेंगे सर भाग 18 में एग्जिस्ट करता है जी। कहाँ जी? भाग 18 में है जी। कौन कौन से अनुच्छेद बेटा आपातकाल से जुड़े हुए हैं? तो आप बोलेंगे सर 352 से लेकर के 360, 352 से लेकर के 360 तक के जो अनुच्छेद हैं वो आपातकाल से जुड़े हुए हैं। आई विल वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस कि अगर आपको आपातकाल से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, तो बेटा जी आप चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सर एक डेडिकेटेड 2 लेक्चर हैं आपातकाल से जुड़े हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चीज आपको बताई गई है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस आपातकाल से जुड़ी चीजें सारी शेयर की गई हैं ग्रुप में यानी कि प्लेटफॉर्म पर। ठीक है साहब, क्लियर? वहां से आप जाके कवर कर सकते हैं बहुत ही डिटेल में, और मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो लेक्चर लेने के बाद आपको कहीं से और भी लेक्चर जब आप लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि तो कुछ पढ़ाई नहीं रहे मास्टर साहब। ठीक है, हमको जितना आता है, ठीक है, डेफिनेटली ये फीलिंग आपको आएगी। एक बार ट्राई जरूर करना अगर आपको कोई भी कंसर्न अगर आपातकाल से जुड़ा हुआ है दिमाग में। ठीक है, क्लियर? अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो बेटा जी भाग कौन से भाग में है जी? आप बोलें सर भाग 4 में है। कौन से में जी? भाग 4 में है, और इससे जुड़े हुए अनुच्छेद 36 से 51। कौन सा जी बेटा? 36 से 51 अनुच्छेद यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से बेटा हम बात करेंगे मौलिक अधिकार को लेकर, तो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो भाग है वो कौन सा बेटा? तो आप बोलेंगे सर भाग 3 है, और जो अनुच्छेद है 12 से 35। ठीक है साहब, क्लियर? भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट आता जाना जी, कोई दिक्कत? चलिए फिर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर तो चलेंगे आगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है जी? आपसे किससे पूछा गया, क्या पूछा गया जी? कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? ठीक है जी, बताओ बस्तर विद्रोह कब हुआ था? विकल्प आपके सामने मौजूद है, कमेंट कर देंगे, जल्दी से बता देंगे सही जवाब क्या है।
आपसे पूछा गया है बेटा कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1905 में, 1910 में, 1915, 1918, कब हुआ था बेटा? तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था बेटा? आप बोलेंगे बस्तर विद्रोह कब हुआ था बेटा? 1910 में हुआ था। कब हुआ था बेटा जी? बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बस्तर विद्रोह का एक और दूसरा नाम जो आपको याद रखना है बेटा, क्या नाम है बस्तर विद्रोह का? बस्तर विद्रोह का और नाम है जी भूमकाल विद्रोह। कौन सा बेटा? इसका एक और दूसरा नाम है भूमकाल विद्रोह। क्या जी? क्या बेटा, क्या नाम रहेगा? आप बोले सर भूमकाल विद्रोह। क्या रहेगा बेटा? भूमकाल विद्रोह। क्या नाम रहेगा? भूमकाल विद्रोह। ठीक है साहब, जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्लियर? तो मध्य भारत में बस्तर के विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से भी आप जानेंगे। अगर हम बात करें इसका नेतृत्व किसने किया था, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन था, लीडर कौन था, लीडर कौन था इस विद्रोह का? तो सर आप बोलेंगे गुंडाधुर। कौन थे जी? इसका नेतृत्व गुंडाधुर थे। लीडर कौन थे जी? गुंडाधुर। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है तक? है ना जी? ठीक है, अगर हम बात करें बेटा रीजन क्या था, बेसिकली ब्रिटिश सरकार के द्वारा जंगलों को रिजर्व करने की नीति थी, धूम खेती पर प्रतिबंध था। क्या स्थानीय लोगों के विरोध में स्थानीय लोगों के शोषण के विरोध में यह विद्रोह हुआ। ठीक है, तो बेसिक से कारण थे जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उनके विरोध में यह विद्रोह हमें पॉइंट दिखता है होता हुआ। ठीक है साहब, क्लियर? बात करें कौन सा क्षेत्र बेटा कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़। कहाँ पे पड़ता है बेटा? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा जी? छत्तीसगढ़। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़, वहां पर बस्तर एक रियासत थी। ठीक है बोला, क्लियर पॉइंट है तक? डन है जी? चलिए बेटा, वेरी गुड। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को पहचानें। यानी कि खाना पकाने के लिए कौन सी ऊर्जा की जरूरत आपको पड़ती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? जल्दी से बताएं कमेंट करके सर सही जवाब क्या है। आपसे पूछा गया है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा कौन सी है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? बताएंगे जल्दी से बेटा सही जवाब क्या है? क्या जी? सर आप बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलेंगे बेटा आप बोलेंगे सर यांत्रिक ऊर्जा की जरूरत आपको पड़ जाती है। क्लियर बेटा? चलिए वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, एक चीज समझ लो बेटा, आज थोड़ा सा ना मेरे को जल्दी है। ठीक है, तो मेरे को जल्दी है इसलिए सेशन थोड़ा सा रैप अप तेजी में कर रहा हूँ। तो आपका सेशन मिस ना हो इसलिए कर रहा हूँ बस। ठीक है अदरवाइज आज मुझे इंपॉर्टेंट जगह निकलना है कहीं तुरंत बाद। ठीक है, बस जस्ट बी कोऑपरेटिव फॉर द डे। आज के लिए थोड़ा कोऑपरेट करेंगे एंड पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे, कोई भी बीच में नहीं जाएगा। ठीक है, हर रोज की तरह मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सब पहले जैसे हर रोज की तरह ही चल रहा है, मैं बस आपकी कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपनी ऑफशोर ऑपरेशंस किस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? बताओ जी। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपने ऑफशोर ऑपरेशंस में किस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए सही जवाब क्या है बेटा? क्या बोलेंगे आप? सही जवाब क्या है? आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, सही जवाब क्या रहेगा आप याद रखेंगे, विकल्प सी यहाँ पर क्या बेटा सही जवाब रहने वाला है। चलिए आगे का प्रश्न आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की भूकंपीय तरंग है? ठीक है जी, तो जब बेटा हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों को लेकर के, तो हमें तीन प्रकार की मेनली तरंग देखने को मिल जाती हैं जब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों को लेकर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास तीन प्रकार की तरंगे हमें देखने को मिलेंगी जिन्हें हम बोलते हैं तरंगे। भूकंपीय तरंगों को देखेंगे बेटा, भूकंपीय तरंगों को हम तीन प्रकार से बांटेंगे, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ठीक है बेटा, पी का मतलब प्राथमिक, प्राइमरी, प्राथमिक जो बोलते हो आप प्राथमिक बोलोगे, इसे बोलोगे द्वितीयक, सेकेंडरी, इसे बोलोगे लव तरंगे। तीन प्रकार की तरंगे हमें देखने को मिल जाती हैं। यह धरातल पर चलती है, यह बात याद रखेंगे, यह धरातल पर चलती है, यह ठोस द्रव गैस तीनों ही चीजों में चलती है, ठोस द्रव गैस, और यह सिर्फ ठोस में चलती है। ठीक है बेटा, ठीक है साहब, क्लियर? डन है जी, क्लियर? तो ये तरंगे हमें बताती हैं कहाँ पे, क्योंकि ठोस द्रव गैस में तीनों ही तरंगें चलती हैं। ये धरातल पर चलती हैं, यह केवल ठोस में चलती है, द्रव और गैस में नहीं चलेगी, यह तीनों ही में चलती है। हालांकि जब ठोस से द्रव, द्रव से गैस में ट्रांसफॉर्म होती है तो इनकी जो स्पीड है उसमें परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और इसी आधार पर हम भूकंपों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है? तो इसी आधार पर हम भूकंपों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्लियर पॉइंट तक? सबसे तेज गति से चलने वाली प्राथमिक तरंग है, सबसे तेज चलती है बेटा, सबसे तेज, सबसे तेज चलती है, और सबसे स्लो, सबसे धीमा। ठीक है, यह धरातल पर चलती है बेटा, इसलिए क्या होता है नुकसान इससे ज्यादा होता है। ठीक है,
तो तीनों तरंग मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। आप मुझे बताएंगे सर कौन सी तरंगे हैं जो आपको विकल्पों में नहीं दिख रही है, कौन सी तरंगे हैं जो विकल्प में नहीं दिख रही है, कौन सा क्या है बेटा सही जवाब नहीं है, बताओ कौन सी तरंगे हैं जो भूकंप तरंगे हैं बेटा, कौन सा दिख रहा है आपको, आपको पी तरंगे दिख रही होंगी, क्या है बेटा पी तरंगे यहाँ पर क्या है सही जवाब रहेगा, क्या बेटा पी तरंगे यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक है, तीन तरंगे और हैं जो आपको देख ली हैं, है ना जी। चलिए आगे आएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती ने अप्रैल 2022 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से संसद सदस्य बनने के लिए उपचुनाव जीता था, सोनू सूद, बाबुल सुप्रियो, शत्रुघ्न सिन्हा, जया बच्चन, बताओ बेटा जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है बेटा, किसने जीता था, तो आप बोलेंगे सर शत्रुघ्न सिन्हा ने यह चुनाव जीता था। ठीक है, अब इसके बारे में बताने बेटा कुछ है नहीं, क्या बताऊं उनके बारे में, ठीक है डन। चलिए आगे आएंगे बेटा, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, यहाँ बात करेंगे बेटा भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, 1927 में, 1934 में, 1928 में, या फिर 1943, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है, विकल्प देख के बताएंगे बेटा, कमेंट में जल्दी से आंसर करेंगे सही जवाब क्या है। आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ है, 1922, 1934, 1928 या फिर 1943, जल्दी से जवाब देंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है, तो आप बोलेंगे सर विकल्प एक हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी विकल्प एक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब जब बात करते बेटा हम बात करेंगे भारतीय ओलंपिक संघ की, ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो पहले अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, वो कौन से, सर दोराबजी, सर दोराबजी टाटा, कौन थे बेटा, सर दोराबजी टाटा थे, सर दोराबजी टाटा थे, कौन थे बेटा, सर दोराबजी टाटा कौन थे, संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक बेटा, संस्थापक अध्यक्ष थे, क्लियर पर यहाँ तक। देन अगर बेटा बात करें हम प्रथम सचिव कौन थे, इसके प्रथम सचिव कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए बेटा प्रथम सचिव कौन थे, प्रथम सचिव कौन थे, तो सर आपको नाम याद रखेंगे ए जी नोहरन, क्या रखेंगे जी ए जी नोहरन, ए जी नोहरन, क्या जी सही जवाब, आप बोलेंगे सर ए जी नोहरन यहाँ पर सही जवाब रहेगा। क्लियर है तक बेटा, कोई दिक्कत है ना जी, कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, फिर हम आगे चलेंगे अदरवाइज, ठीक है बेटा, ठीक है। तो सचिव की जगह बेटा कभी कभी आपको सचिव की जगह आपको अगर महासचिव भी दिखे ना तो भी आप ये जवाब देंगे, ठीक है, सचिव की जगह आपको महासचिव भी दिखा मिले तो भी आप क्या बोलेंगे एनजी नोहरन, क्या बोलेंगे जी एनजी नोहरन आप बोलेंगे। काम क्या होता है जी, इनका काम होता है कि जो एथलीटों का चयन करना, ठीक है, ओलंपिक चार्टर का प्लान करना, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करना, ठीक है साहब, ठीक है, फेडरेशन की निगरानी रखना, ये सब काम किसके हैं, सब भारतीय ओलंपिक संघ के यह काम है, क्लियर है जी, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। 2022 में 2022 में आप याद रखेंगे एक ऐतिहासिक घटना हुई, पीटी उषा, पीटी उषा है, पीटी उषा को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, पीटी उषा को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं अध्यक्ष बनाया गया बेटा, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी इसी इस समिति की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, क्लियर है था बेटा, चलिए आगे आएंगे, आगे आप देखेंगे कि भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना की समय सीमा क्या है, बताओ जी भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना की समय सीमा क्या है, भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना की समय सीमा क्या है, 1951 से 56, 1957 से 62, 1948 से 1953, 1956 से 1961, जल्दी से बताइए कमेंट करके सर सही जवाब क्या है, बताओ बेटा। बात हो रही दूसरी पंचवर्ष योजना की, बात हो रही है दूसरी पंचवर्ष योजना की, ठीक है, दूसरी पंचवर्ष योजना को आप पीवी महानोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, के मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्लियर जी चीज तो आप याद पता चल गया आपको, ठीक है। अगर हम बात करें कालखंड की बेटा, तो कब से कालखंड है जी, 1956 से लेकर के 1961, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है साहब, क्लियर बेटा तक, डन, ठीक है जी, क्लियर है जी, ठीक है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं इन योजनाओं को लेकर, ठीक है। चलिए आगे आप चलेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है बेटा, कि पंचवर्ष योजना स्थिरता के साथ विकास लक्ष्य कौन सी पंचवर्ष योजना का उद्देश्य था, बताओ स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्ष योजना का उद्देश्य था, तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर चौथी पंचवर्ष योजना का उद्देश्य था, क्या था जी,
चौथी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य रखा गया था। और जब हम बात करेंगे कालखंड को लेकर, तो क्या कालखंड था बेटा, क्या कालखंड था, तो आप बोलेंगे कालखंड क्या था बेटा, 1969 से लेकर 1974 तक जी। क्या था जी, 1969 से लेकर के 1974 तक यह योजना चली थी। कब तक चली थी जी, 1969 से लेकर के 1974 तक यह योजना चली थी। ठीक है जी। इस समय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थी। राइट है जी, कोई दिक्कत, डन। ठीक है। इसी योजना के दौरान बेटा जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, हरित क्रांति आई, पोखरण फर्स्ट टेस्टिंग हुई। ठीक है साहब, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हुई, हमें देखिए। ठीक है जी। इसी योजना के कारण आपको दिखेगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध आपको देखने को मिलेगा। है जी, नहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, माई मिस्टेक। क्लियर, डन है जी। चलिए डन है, तो आगे आएंगे, आगे देखेंगे बेटा। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है, बताओ। कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, बताओ। 2022 तक निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद खान, राम नाईक, सुदर्शन अग्रवाल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो बेटा जी पुराना डाटा है तो सिर्फ हम आंसर देखेंगे और बताएंगे सही जवाब क्या है। ठीक है, तो बेटा जी आप बोलेंगे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी। कौन थी बेटा, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल थी। ये तो क्लियर ही पॉइंट है। चलो आगे आएंगे, आगे देखेंगे बेटा क्या प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, बिल्कुल हलवा प्रश्न है जी, बिल्कुल हलवा हलवा प्रश्न है। ठीक है, और आज जो कल से सेशन होगा ना बेटा, जो हम कल से सेशन करेंगे तो हम अपने को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, ये बचकाने हलवा क्वेश्चन करके हम बहुत कर लिए। ठीक है, 35 कर चुके हैं, लगभग 70 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, लगभग 70 प्रैक्टिस सेट जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। राइट, आज को लगा करके तो हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, हम बढ़ेंगे, एसएससी के और एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे और बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे हम। ठीक है, सो दैट कि रिवीजन और होता रहे, रिवीजन नहीं रुकना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं बेटा कि क्रॉस एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्रॉस एग्जाम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्रॉस एग्जाम का मतलब कि एसएससी सीपीओ के जीडी में, जीडी के सीपीओ में, सीपीओ के सीजीएल में, सीजीएल के सीपीओ में, उस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, एमटीएस भी हो जाएगा। हाँ जी, तो बताइए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, बताओ सर। सही जवाब क्या है, तो आप बोलेंगे सर 28 जनवरी 1950 को। क्या बोलेंगे जी, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ था। क्लियर पॉइंट तक, डन है जी। ठीक है, मुझे बताइए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम सीजेआई, प्रथम सीजेआई कौन थे, प्रथम सीजीआई कौन थे, तो आप बोलेंगे सर कौन थे, एच जे कानिया। कौन थे बेटा, एच जे कानिया थे। कौन थे बेटा, एच जे कानिया थे। कौन है सीजीआई, एच जे कानिया थे प्रथम सीजीआई। ठीक है, क्लियर है जी। राइट, सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में पड़ता है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए जो अनुच्छेद है वो कौन से भाग में है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए भाग में कौन से जी, आप बोलेंगे सर भाग 5 में है। कहाँ पे जी, भाग 5 में है। अनुच्छेद कौन से बेटा, तो आप बोलेंगे सर 124 से 147 तक है जी, 124 से 147 तक यह पड़ता है। कहाँ तक पड़ता है जी, 124 से 147 तक क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है साहब, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, बताओ। जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, आप बताएंगे कमेंट करके। कुड, द्वारा, भराई या फिर होजागिरी। जल्दी से बताइए बेटा सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे बेटा सही जवाब क्या है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, कुड, ज्वारा, भराई और होजागिरी। जल्दी से बताएंगे बेटा कमेंट करके सही जवाब क्या है। विकल्पों का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है। तो क्या बोलेंगे जी, आप बोलेंगे सर विकल्प एक हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा, यानी कि कुड यहाँ पर सही जवाब रहने वाला है। यानी क्या समझ में आया बेटा कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, कुड है, कुड। ठीक है साहब, क्लियर बेटा तक। अगर हम बात करें ज्वारा, ज्वारा बेटा किससे जुड़ा हुआ है, तो सर आप बोलेंगे ज्वारा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। बेटा कहाँ से, ज्वारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है साहब, भवाई की बात करें बेटा, भवाई कहाँ से है, भवाई राजस्थान में से है। कहाँ से बोलेंगे सर आप बोलेंगे भवाई राजस्थान से है। ठीक है, होनागिरी, होनागिरी कहाँ से जी, आप बोले सर त्रिपुरा से। कहाँ से बेटा, आप बोलेंगे त्रिपुरा से है। क्लियर है जी, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, ये रहा। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या है। विविधता यहाँ चमकती है, शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए खेलें, हमेशा आगे, या फिर एशिया की ऊर्जा। तो बेटा सही जवाब क्या है, क्या है सही जवाब, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके सही जवाब क्या है। तो बेटा जी आप बोलेंगे सर एशिया की ऊर्जा। क्या है सही जवाब बेटा, आप बोलेंगे सर विकल्प डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। राइट, अगर हम बात करें बेटा जी कि इस इवेंट को होस्ट किसने किया था, होस्ट किसने किया था इस इवेंट को, तो आप बताएंगे सर होस्ट किसने किया था। तो आप बोलेंगे सर इस इवेंट को इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। किसने बेटा, इंडोनेशिया ने
इस इवेंट को होस्ट किया था? किसने बेटा? इंडोनेशिया ने इस इवेंट को होस्ट किया था। क्लियर है जी? चलिए आगे देखेंगे। आगे विकल्प आपके सामने क्या है जी? किस योजना के तहत पात्र खाते धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है? बताओ जी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्किल इंडिया योजना। तो ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत आपको आपके अकाउंट में 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट मिलता है? तो क्या बोलेंगे जी? पहले तो समझ जाएंगे बेटा सारी योजनाएं जो किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कौशल प्रमोट कर रही है, ये सुरक्षा बीमा है, ये इंडिया स्किल बढ़ा रही है। ठीक है, तो बेटा जी जो समावेशन की बात है, वित्तीय समावेशन की जो बात कर रही है, वो कौन सी योजना है? वित्तीय समावेशन की योजना ये बात करेगी। तो सिंपल सा है, मतलब प्रश्न को अगर नहीं भी आए तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई, इन चारों में से कोई सी योजना ऐसी नहीं है तीनों में से जो आपको ये बताए कि सर ये वित्त से जुड़ी हुई है। वित्तीय फाइनेंस की कोई बात ही नहीं कर रहा है, जो फाइनेंस इंक्लूजन की कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये स्किल को बढ़ा रही है, ये बीमा है, और ये क्या है? स्किल को बढ़ा रही है, ये भी वही है। ठीक है, डन। तो सही जवाब हो गया विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? बताओ। अब इसका क्या करूं, इस प्रश्न को क्या करूं मैं? बताओ। कितना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर बृहद्रथ? बताओ जी। बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश को स्थापित किया था। आप सभी को पता है कि सर बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, राइट, डन है जी। चलिए आगे देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारत राजा ने दूसरी सबसे भारत राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है? बताओ। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान से देखें, सबसे कम की बात हो रही है, सबसे कम की बात हो रही है। तो मिजोरम तो बेटा टॉपर था। मिजोरम कौन है? मिजोरम तो टॉपर है जी, मिजोरम टॉपर है। तो जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या है? अभी आपको बताया था मैंने क्या सही जवाब? अरुणाचल प्रदेश। बेटा अभी बताया था, यहाँ स्लाइड में देखेंगे, अभी हमने किया था। ठीक है, अभी हमने किया था, मैंने आपको भी बताया था। ये रहा, लो जी, यहाँ पे हमने मिनिमम बात की थी। कौन है जी? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा गया? क्या पूछा गया आपसे? क्या पूछा गया है यहाँ पे? यहाँ पे तो ये पूछा गया दूसरी सबसे कम कौन थी? अरुणाचल प्रदेश। थर्ड पे कौन? राजस्थान। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए आगे आएंगे। यदि मिट्टी में बारीक कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो तो इस मिट्टी को कैसे कहते हैं? इस मिट्टी को क्या कहेंगे? ठीक है, बारीक कण है, अपेक्षाकृत अधिक है, तो किसे क्या कहेंगे जी? बताओ। रेतीली मिट्टी कहेंगे, पानीदार, दोमट? बताओ। पानीदार तो कोई मिट्टी नहीं होती, इसे हटा दो। ठीक है, पानीदार कोई मिट्टी नहीं होती है, इसे हटा दो। ठीक है साहब, तो आप बताएंगे सर रेतीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी? जल्दी से कमेंट कर देंगे, बता देंगे सर सही जवाब क्या है। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताएंगे सही जवाब क्या है। बताओ। चिकनी मिट्टी बेटा, चिकनी मिट्टी। जितने कण पास पास होते जाएंगे ना, जितने कण अधिक होते जाएंगे, बारीक होते जाएंगे, उतनी चिकनी मिट्टी होती चली जाएगी। कण दूर दूर रहेंगे, फैलते रहेंगे, तो वो रेतीली मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, यही बात है बस। ठीक है, बारीक कण अधिक होंगे तो क्या होगा? चिकनी मिट्टी। राइट, बारीक कण अधिक होंगे, चिकनी मिट्टी। पास पास होंगे तो क्या होगा? जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वहां पर हवा पास नहीं होती है, मिट्टी सूखती देरी से है, इसलिए बोलते हैं काली मिट्टी जो होती है वो बहुत देर में सूखती है। ठीक है, हाँ जी, डन। सैनिकई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है और यह एक दिव्य उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। बताओ। बताओ, 10 से 15 दिन चलता है, 9 से 13, 7 से 8, या फिर 8 से 10? बताइए सर, बताइए जल्दी, सही जवाब क्या है? आपसे पूछा गया सैकेनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, यह एक दिव्य उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। बताइए बेटा। 10 से 15, 9 से 13, 7 से 8, या फिर 8 से 10? जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे सर सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा सही जवाब क्या है। वेट कर रहा हूं भाई कमेंट्स का। नहीं बताओगे? चलो मैं लगा देता हूँ, नहीं बताओगे तो 10 से 15 यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, विकल्प एक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर है? चलिए, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प आपके सामने मौजूद है, कमेंट कर देंगे, जल्दी सही जवाब बता देंगे क्या है। ठीक है बेटा, तो सही जवाब हमारा है जी, बहुत बड़ा सा नाम है, समझ जाइए क्या नाम है। ठीक है, ठीक है साहब, क्लियर जी। तो ये हमारा आज का अंतिम सेशन था, अंतिम प्रश्न था। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बट आई एक्सट्रीमली सॉरी कि सेशन थोड़ा सा रैपिड रखा गया, एंड कंसर्न ये था कि मेरे को कहीं थोड़ा सा आज निकलना भी है, इसकी वजह से आपका सेशन थोड़ा सा मैंने रैपिडली खत्म किया है, एंड इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट डोंट वरी, इट विल बी द लास्ट, है जी।
So thank you for cooperating and thank you very much for the watching this session. I hope you are doing well and all the very best for your bright future. Jai Hind, Jai Mata Di.